हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है हमारा केशवदास। केशवदास रीतकाल के कवि हैं। इनके साथ में एक आचरत्व का प्रश्न उठाया जाता है। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। तो समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पर ही आता हूँ और देखते हैं कि केशवदास का जो जन्म था वो बुंदेलखंड में हुआ था, और ये हुआ था आपका 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय उसमें दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इसमें 3 कवि हुए हैं, 3 लेखक हुए हैं जिन्होंने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और रीतिकाल के प्रवर्तक मानने वाले में 3 लोग हैं। नंबर 1 आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ। दूसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र और तीसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, ये 3 आचार्य हुए हैं। आचार्य विश्वनाथ, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। ये तीनों ही केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, कौन कौन? आचार्य विश्वनाथ, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। ये तीनों ही केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें अलंकारवादी आचार्य मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी आचार्य मानते हैं। इनकी एक बहुत ही चर्चित रचना है, आप लोगों ने सुनी होगी। वो है इनकी
रामचंद्रिका। और इस रामचंद्रिका को उन्होंने एक स्पर्धा के तौर पर लिखा था। इस रामचंद्रिका की रचना इन्होंने एक रात में की थी। एक रात में की थी। इस रामचंद्रिका को लिखने के पीछे उनकी एक प्रतिस्पर्धा थी और ये प्रतिस्पर्धा जो थी वो किससे थी? तुलसीदास से। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, इस रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में उन्होंने रामचंद्रिका लिखी। ठीक है, किसकी? तुलसीदास की जो रचना थी रामचरितमानस, इस रामचरितमानस की स्पर्धा में उन्होंने रामचंद्रिका लिखी और कहते हैं कि ये रचना इन्होंने एक रात में की थी। इसके बाद एक गुमान नाम के कवि हुए। गुमान कवि, उन्होंने रामचंद्रिका से स्पर्धा की। रामचंद्रिका से स्पर्धा रामचरितमानस से हुई तो रामचंद्रिका लिखी गई। अब रामचंद्रिका से जो गुमान कवि हैं उन्होंने स्पर्धा की और उन्होंने इस स्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका नाम की रचना लिखी। कृष्ण चंद्रिका, इन्होंने ये रचना लिखी। तो यहां पर आप देखेंगे कि केशवदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखी है और रामचंद्रिका की स्पर्धा में जो रचना लिखी गई वो कृष्ण चंद्रिका लिखी गई। इस रामचरितमानस पर, ये जो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, इस रामचंद्रिका पर 3 रचनाओं का प्रभाव रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रसन्न राघव, उसके बाद है हनुमान नाटक। क्या है? हनुमान नाटक। हनुमान नाटक, हनुमान नाटक, ये हनुमान नाटक जो है ये रहा। और इसके बाद जो इसमें मुख्य रहा वो नैमिषचरित, जो संस्कृत की है, नैमिषचरित। ये 3 जो ग्रंथ हैं, इन तीनों ग्रंथों का प्रभाव जो है वो आप देखेंगे कि रामचंद्रिका पर रहा है। प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक और नैमिषचरित, ये तीनों रचनाओं का प्रभाव जो है वो रामचंद्रिका पर रहा है। अब इनकी एक दूसरी रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया, इस कवि प्रिया की रचना में ये है कि जो ये इंद्र नाम के जो राजा थे उनके संपर्क में, ये इनका पूरा नाम इंद्रजीत था, इनके संपर्क में एक वेश्या थी जिसका नाम था प्रवीण। इस प्रवीण नाम की वेश्या को शिक्षा देने के लिए ही केशवदास ने कवि प्रिया की रचना की थी।
और ये कविप्रिया जो है वो टोटल अलंकारवादी रचना है। ठीक है, कविप्रिया क्या है? अलंकारवादी रचना है। और इंद्रजीत नाम के जो राजा थे उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था वैश्य थी और जिसका नाम प्रवीण था। उसको शिक्षा देने के लिए केशवदास ने कविप्रिया की रचना की थी। अब चूंकि अब आप देखेंगे कि चूंकि जो केशवदास थे वो अलंकारवादी आचार्य थे। केशवदास ने खुद कहा है कि भूषण भिन्न विराजते कविता बनता मित, है ना, कि अगर भूषण नहीं है, गहना नहीं है, तो जो कविता है वो अपना प्रभाव जो है उस तरीके से नहीं छोड़ सकती। केशवदास पर 3 लोगों का प्रभाव था और इन्हीं 3 लोगों के संपर्क के कारण केशवदास जो थे वो अलंकारवादी हुए। कौन कौन थे? भामा, दंडी और उद्भट। ये 3 विद्वान जो थे, इन 3 विद्वान के संपर्क के कारण केशवदास जो थे वो अलंकारवादी आचार्य बने। एक चीज आप इसमें और देखेंगे कि इन तीनों के संपर्क से सबसे पहले जो अलंकार का विवेचन किया हिंदी काव्य में, वो करने वाले केशवदास हैं। केशवदास ने जब रचनाएं अलंकार से संबंधित करनी प्रारंभ की, उस समय पर इन तीनों लोगों का ही प्रारंभिक समय था। उस समय पर अलंकार और अलंकार्य, कौन कौन? अलंकार और अलंकार्य, इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं था। ये सबको एक ही समझ करके चलते थे। अलंकार में वो रस, छंद, अलंकार, इन तीनों को ही सिर्फ अलंकार के नाम से जानते थे। इसके बाद के जो आचार्य आए, इन 3 के बाद भामा, दंडी, उद्भट, इनके बाद के जो आचार्य आए, उन आचार्यों ने आकर के अलंकार और अलंकार्य, कौन कौन? अलंकार और अलंकार्य, दोनों में अंतर स्पष्ट किया कि अलंकार अलग है और अलंकार्य अलग है। इन दोनों के अलग हो जाने पर जो चिंतामणि हैं, उन्होंने उनको जो था फॉलो किया, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। तो इसलिए चिंतामणि जो थे वो आचरत की श्रेणी में आ गए और केशवदास जो थे अलंकार और अलंकार में फर्क न कर पाने के कारण इनके साथ एक प्रश्न उठ गया केशवदास के साथ आचरत का। तो यहां तक ये बात क्लियर है। आगे एक चीज और आप देखेंगे केशवदास के संबंध में कि केशवदास की जो भाषा है, केशवदास की जो भाषा है, उस भाषा में आप देखेंगे
कि ओज गुण का प्रभाव अधिक है। कौन सा गुण? ओज गुण। ओज गुण का प्रभाव अधिक होने के कारण ये जो थे ज्यादा भावुक हो जाया करते थे। अब आप देखेंगे कि केशवदास को कुछ विद्वानों द्वारा कुछ उपाधियां दी गई, जैसे नाभादास। नाभादास ने कहा उड़गन केशवदास। क्या कहा? उड़गन केशवदास। ये नाभादास ने ही इनके लिए कहा था। अब के कवि खद्दोत्सम ना, अब तो उन्होंने उड़गन केशवदास शब्द का प्रयोग केशवदास के लिए नाभादास ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। कठिन काव्य का प्रेत कहा। अब इस कठिन काव्य का प्रेत कहने के पीछे भी एक लॉजिक था। चूंकि केशवदास जो थे ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत के कारण ही इनके अंदर जो शब्द थे वो संस्कृत भाषा के अधिक शब्द आ जाते थे। अपना आचरत्व सिद्ध करने के लिए वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को कवि हृदय प्राप्त नहीं था या केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। इसी और वो जो थे अपना पांडित्य सिद्ध करने के लिए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते थे, है ना। तो कठिन काव्य का प्रयोग प्रेत उन्हें इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग किया और इनके पीछे 3 कारण हैं। पहला जो कारण था वो ये संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे। दूसरा कारण है कि अलंकारों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया। अलंकारों का अधिक प्रयोग, कहीं न कहीं इनको कठिन काव्य के प्रेत कहने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तीसरा जो बिंदु था वो था चमत्कार प्रदर्शन, ना, यानी कि वो अपने आप को कुछ न कुछ दिखाने की कोशिश में रहते थे। तो इसलिए चमत्कार प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति थी, ये 3 प्रवृत्तियां थी जिनके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा। कौन कौन सी? संस्कृत के विद्वान थे, अलंकारों का अधिक प्रयोग करते थे और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी, इसलिए इन्हें कहा जाता था। अब इन्होंने जो रामचंद्र का लिखी है उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा, देखिए, वर्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। वर्णिक और मात्रिक छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब यहां पर एक चीज और आप देखेंगे कि इसी के कारण वर्णिक और मात्रिक छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण इन्हें जो है छंदों का पिटारा, छंदों का पिटारा कहा जाता है। किसको? इनकी जो रचना थी, कौन सी?
रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो रचना है, उस रामचंद्रिका रचना को छंदों का पिटारा कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? आगे इनकी जो कविप्रिय है, कविप्रिय जो रचना है इनकी, इस कविप्रिय रचना को उन्होंने 16 भागों में विभाजित किया है। उन 16 भागों में जो सबसे पहला भाग है, उस पहले भाग में उन्होंने गणेश जी की वंदना की है। पहले भाग में क्या किया? गणेश की वंदना की है। दूसरा जो भाग है उसमें अपने वंश का परिचय दिया है उन्होंने दूसरे भाग में। तीसरे भाग में जो काव्य दोष हैं, उन काव्य दोषों का वर्णन किया है तीसरे भाग में। चौथे भाग में उन्होंने कविभेद किया है और पांचवें भाग में अलंकारों का उन्होंने वर्णन किया है। और उसके बाद 6 से लेकर के और 14 तक, 6 से लेकर के 14 तक जो विशिष्ट अलंकार हैं, विशिष्ट अलंकार हैं, उन अलंकारों का उन्होंने वर्णन किया है 6 से लेकर 14 तक। और जो इसका 15वां भाग है उसमें उन्होंने नक्षिक वर्णन किया है, नक्षिक वर्णन किया है। 16वें और अंतिम भाग में उन्होंने चित्रकाव्य और उसके भेद बताए हैं। चित्रकाव्य और उसके भेद, ये जो है कविप्रिया का विभाजन है जो केशवदास ने किया है। क्लियर है यहां तक? आगे अब इनकी जो और रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं किस वर्ष में आई, उनकी विधा क्या है, अध्याय कितने हैं और उनका विषय क्या है, और काव्य की दृष्टि से वो उनका प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रसिक प्रिया। इनकी सबसे पहली रचना है और इस रचना का प्रकाशन काल 1591 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 16 प्रकाश हैं। सर्ग, प्रकाश, खंड, अध्याय, ये रचनाओं के जो अंदर के अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उनके विभाजन का आधार है। कोई अध्याय नाम देता है, कोई खंड देता है, कोई सर्ग देता है ना। तो यहाँ पर उन्होंने प्रकाश नाम से किया है और ये जो है रीति ग्रंथ है। इस रीति ग्रंथ में उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, यानी कि जो रसिक प्रिया रचना है वो श्रृंगार रस की रचना रही है। उसके बाद हम देखते हैं रामचंद्रिका। ये रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी और इसमें
कुल 39 प्रकाश हैं और ये प्रबंध काव्य है। 39 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 ईस्वी में हुई थी और ये राम के चरित्र पर आधारित है। किस पर? राम के चरित्र पर आधारित है। क्लियर है? रामचंद्र का की रचना 1601 ईस्वी में हुई। 39 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है, राम के चरित्र पर आधारित रचना है। उसके बाद कवि प्रिया, इसकी रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। इसमें 16 प्रकाश हैं। गीत का रीति ग्रंथ की ये रचना है और ये जो है अलंकारों पर आधारित है। ये अलंकार की रचना रही है। कौन सी? कवि प्रिया। प्रकाशन 1601, 16 प्रकाश है, रीति ग्रंथ की रचना है, अलंकार इसका मुख्य विषय रहा है। इसके बाद आती है आपकी रतन बावनी। इस रतन बावनी में उन्होंने 53 छंदों का प्रयोग किया है। कितने? 53 छंद। और इसकी रचना जो है वो हुई थी आपकी 1607 ईस्वी में। 53 छंद है, 1607 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ये प्रबंध काव्य है, ठीक है। और ये जो है डिंगल पिंगल पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य है, राजनैतिक काव्य है। किस पर? डिंगल पिंगल पर आधारित। डिंगल पिंगल पर आधारित राजनैतिक काव्य, ठीक है। तो रतन बावनी जो है इसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई। 53 छंद है, प्रबंध ग्रंथ है, डिंगल पिंगल पर आधारित राजनैतिक ये काव्य है। उसके बाद आता है आपका वीर सिंह देव चरित। वीर सिंह देव चरित जो है, वीर सिंह देव चरित, इसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई और इसमें कुल 33 प्रकाश हैं। कितने? 33 प्रकाश हैं इसमें। और ये वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। किस पर? वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य ना। वीर सिंह देव चरित जो है उसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई। 33 प्रकाश है, वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। अगला आता है आपका विज्ञान गीता। विज्ञान गीता, इसकी रचना 1610 ईस्वी में हुई थी और इसमें जो है 21 प्रकाश हैं। कितने? 21। इस रचना में 21 प्रकाश है और ये प्रबंध काव्य की रचना है।
और इसकी रचना जो है ये प्रबोध चंद्रोदय का ये अनुवाद है। प्रबोध चंद्रोदय का क्या है? अनुवाद है। और अंतिम रचना जो है इनकी वो जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। इसकी रचना 1612 ईस्वी में की थी। ये भी एक प्रबंध काव्य है और इसमें कुल इसमें जो है जहांगीर जस चंद्रिका जो है इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। इसके जहांगीर के दरबार का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये केशवदास की रचनाएं थी, उनका जन्म स्थान था जिसका मैंने आप लोगों के सामने अभी वर्णन किया है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपने हमारे वीडियो को YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।